हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ से एक बार पुनः स्वागत हो रही है। वीडियो सब सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो में ये जो पॉलिटिकल साइंस IRC आपका नव यूनिवर्सिटी हजारीबाग का है सेमेस्टर 2 के लिए, इसका पूरा मास्टर वीडियो रहेगा ये, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, से बहुत ही शॉर्टकट में हम बताने वाले हैं। जो बताएंगे सारा कुछ आ ही जाएगा, ठीक है, ऐसा बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एकदम ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ को नोट करना है, क्योंकि सारा का सारा एकदम 99 प्लस आने के चांसेस हैं, उसी को हम बताएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, आंसर भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आंसर भी बताएंगे तो थोड़ा वेट कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्या क्या हम बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। राजनीति क्या है, इसकी परिभाषा को बताएं। संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, एकल वर्ग बहुलवाद बताएं। फिर देखिए, राज्य क्या है, इसके उद्भव और विकास के बारे में, और ये राष्ट्र से कैसे अलग है। अगला प्रजातंत्र के अर्थ, विशेषता, प्रकार और आवश्यक शर्त है। और नेक्स्ट अधिकार से आप क्या समझते हैं। फिर न्याय से क्या तात्पर्य, संविधान और संविधानवाद को स्पष्ट कीजिए। फिर राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। और अगला राजनीतिक दल और दबाव समूह किस प्रकार अंतर संबंधित है। इसके साथ राजनीति की समझ के कौन कौन से विविध उपागम है। तो इस प्रकार से इंग्लिश में भी था पॉलिटिक्स के बारे में, डिस्क्राइब विथ डेफिनेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोवरेनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलरिज्म एंड प्लूरलिज्म। तो ये सारा कुछ था, ठीक है। अब देखिए, चलते हैं इसके आंसर वाले में, ठीक है। देखिए, तो ये जो है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना आप लोग को, देखिए पहला क्वेश्चन, अरस्तु की दृष्टि से राजनीतिक का क्या सार है। तो अरस्तु की दृष्टि में राजनीति का सार समान लोगों की भागीदारी में है, जिससे जीवन में मानवीय श्रेष्ठता की प्राप्ति हो सके। उनका क्या कहना है, अरस्तु का कहना है कि जो राजनीति है वो समान लोगों की भागीदारी में, जिससे जीवन में मानवीय श्रेष्ठता की प्राप्ति हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए, राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं। तो राज्य के 4 तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता है, ठीक है। तीसरा नंबर इसमें क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन के द्वारा कही गई प्रजातंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा क्या है। तो प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होती है। किसके द्वारा बोला गया है, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया है, ये याद रखना आप लोग को। देखिए, संविधान से आप क्या समझते हैं। संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। तो ये आपका संविधान हो गया। आएगा क्वेश्चन आप लोग को लिखना है, ठीक है। देखिए, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। दबाव समूह विशेष हितों के साथ जुड़े हुए विशेष शक्ति संगठन होते हैं जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा हेतु सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो ये क्या हो गया आप लोग का, दबाव समूह हो गया। वो सभी के लिए सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते रहते हैं, यानी जितने भी समाज सार्वजनिक नीतियां हैं वो सारा कहते हैं कि हाँ इसको मानना है, ठीक है, इसको ऐसा नहीं करना है कि अवमानना नहीं करना है, नहीं तो उससे नुकसान ही होगा समाज का, इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि ये है आपका 2 नंबर का 5 क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं कितना क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 5-5 नंबर का। तब देखिए इसमें क्या है, लोक प्रभुता की प्रकृति पर प्रकाश डालें। लोक प्रभुता और संप्रभुता अलग नहीं होता है, एक ही चीज़ होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो देखिए, लोक प्रभुता का विचार, ये देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो थ्रू द लाइट ऑन द नेचर ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। देखिए इसमें क्या है, लोक प्रभुता या संप्रभुता का विचार आधुनिक लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। इस धारणा के अनुसार अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। अगला जो लास्ट जो प्रभुसत्ता होता है वो जनता में निहित होता है, ठीक है। लोक प्रभुता के विचार को मध्य युग में मार्सिलियो ऑफ पेडुआ और विलियम ऑफ ओकम आदि विचारकों के द्वारा जन्म दिया गया, परंतु इस धारणा का प्रमुख प्रतिपादक रूसो है, जिसने सामान्य इच्छा को ही लोक प्रभुता माना है। सामान्य इच्छा से रूसो का तात्पर्य सबकी इच्छा की उस भाव से था जिसमें सामान्य हित निहित हो। 19वीं सदी में जनतंत्र के विकास के साथ साथ लोक प्रभुता के सिद्धांत को भी लोकप्रियता मिली। आजकल तो निर्विवाद रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीतिक सत्ता का अंतिम संरक्षण जनता के हाथों में ही है, और जैसा कि ब्राइस ने कहा है कि आधुनिक युग में लोक प्रभुता लोकतंत्र का आधार बन चुकी, परंतु लोक प्रभुता के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पष्ट रूप से यह नहीं बताते कि जनता शब्द से उनका क्या तात्पर्य। ये जितना भी चीज़ लिखा हुआ है यहाँ आप लोग को एक तरह से वहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। फालतू में अपने मन से इधर उधर का चीज़ लिखने से अच्छा है कि आप लोग को ये चीज़ लिखना है।
थोड़ा विस्तार करके, ठीक है। देखिए, एक अर्थ में नवजात शिशु से लेकर मृत पाय व्यक्ति तक, निम्नतम अपराधी से लेकर आदर्शतम नागरिक तक सभी इस शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाते हैं? संप्रभुता के अंतर्गत, ठीक है। देखिए, दूसरे अर्थ में इस शब्द में केवल उन्हीं व्यक्तियों का बोध होता है जिनमें राजनीतिक चेतना हो, जो उत्तरदायित्व पूर्ण हो, जिन्हें मताधिकार प्राप्त हो और जो जनसंख्या के बहुमत के निर्माण करते हों, ठीक है। ये प्रथम अर्थ वाली हो गया। अगला है जनता को प्रभुत्व मानना तो कोई मूर्खता होगी। तो ऐसा नहीं है। इस प्रकार लोक प्रभुता से केवल मताधिकार प्राप्त जनसंख्या के बहुमत का ही बोध हो सकता है। देखिए क्या क्या होता है, तो होता है ये है, इसको थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जूमिंग तो हो नहीं रहा है, तो देखिए इसी तरह देखते हैं। प्रभुता, जो संप्रभुता होता है और सभी को मिलाकर होता है, ठीक है। और देखिए, लोक प्रभुता में कोई अंतर नहीं रह जाता, राजनीतिक प्रभुता तथा लोक प्रभुता में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसलिए गार्नर लिखा है कि लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ निर्वाचक समूह की जनसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं होता, और यह उन्हीं देशों में संभव है जिनमें व्यापक मताधिकार की प्रणाली प्रचलित करने के लिए वैध रूप से स्थापित मार्गों के द्वारा उनकी इच्छा को व्यक्त प्रसारित करने। देखिए हो रहा है जूम, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचे थे। लोक प्रभुता लोकतंत्र का आधार बन चुकी है, परंतु लोक प्रभुता के सिद्धांत के प्रतिपादन ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर रूप से स्थापित मार्गों के द्वारा उनकी इच्छा को व्यक्त प्रसारित करने के लिए क्रियान्वित होती है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार लोक प्रभुता के सिद्धांत में निम्न गुण विशेष उल्लेखनीय: शासन का अस्तित्व जनहित के लिए होता है। दूसरा है, यदि जानबूझकर जन इच्छाओं की अवहेलना की जाती है तो क्रांति की संभावना उत्पन्न हो जाती है। अगला, जनमत की अभिव्यक्ति के लिए सरल वैधानिक साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये क्या है? संप्रभुता का विशेषता है, ठीक है। ये लिखना है आप लोग को। संप्रभुता की विशेषता में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे तो आएंगे, ठीक है। निश्चित अवधि के बाद चुनाव, स्थानीय स्वायत्त शासन, लोक निर्णय, आरंभक और प्रत्याह्वान द्वारा सरकार जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होनी चाहिए। ये आपका हो गया। शासन के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए, स्वेच्छाचारिता से नहीं। अपने मन से नहीं कर सकता कोई कुछ काम, ठीक है। संविधान के अंतर्गत, सीमाओं के अंतर्गत ही काम करना है। इस प्रकार लोक प्रभुता न केवल शास्त्रीय राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय था, बल्कि राजनीति विज्ञान के भविष्य में भी लोकतंत्र का आधार प्रस्तुत करेगा, ठीक है। लोकतंत्र या संप्रभुता जो भी बोला जाए इस क्वेश्चन से, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए अगला प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व पर प्रकाश डालना। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी। ये सारा क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं, बच्चे लोग, ठीक है, तैयारी नहीं करके जाते हैं और यही आता है। देखिए राज्य की उत्पत्ति के बारे में भी यहाँ बताया गया है। उसके बाद आप लोग के लिए देखते हैं। तो यही सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। राज्य के तत्वों के बारे में यहाँ ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। अगला है राज्य की उत्पत्ति, विकास, आदि सिद्धांत की समीक्षा। तो इसके बारे में आप लोग को लिखना पड़ेगा 3 पेज को दोनों तरफ से करके 6 पेज, ठीक है। तो उतना कंटेंट भी तो आप लोग को मिलना चाहिए ना। देखिए प्रजातंत्र के बारे में देखते हैं, ठीक है। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख रूप में 2 प्रकार होते हैं: प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र। वर्तमान समय में राज्यों की विशाल जनसंख्या और क्षेत्र के कारण, थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको, विशाल जनसंख्या और क्षेत्र के कारण विश्व के सभी राज्यों में प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्रीय शासन ही प्रचलित है। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। इस शासन व्यवस्था की समस्त प्रक्रिया राजनीतिक दलों के आधार पर ही संपन्न होता है। तो किससे होता है? राजनीतिक दलों के आधार पर ही संपन्न होता है। जितना भी चुनाव वगैरह होता है, शासन व्यवस्था का स्थापित करने का जितना भी प्रक्रिया होता है, ठीक है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को निम्न रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए प्रजातंत्र में जो है सो राजनीतिक दल का क्या महत्व है, इसके बारे में आ सकता है, आएगा, ठीक है। 95% चांसेस। देखिए प्रजातंत्र शासन लोकमत पर आधारित होता है और स्वस्थ लोकमत के अभाव में सच्चे प्रजातंत्र की कल्पना संभव है। इस लोकमत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों के आधार पर ही संभव है। अगला संसद देखिए, राजनीतिक दल चुनाव के संचालन के लिए आवश्यक है। राजनीतिक दल जो होता है वो चुनाव के लिए भी जरूरी है। और प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल अपने दल की ओर से उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। यदि राजनीतिक दल न हो तो आज के विशाल लोकतंत्रात्मक राज्यों में चुनाव का
संचालन लगभग असंभव है। अब आप ही बताइए, कांग्रेस नहीं रहेगा, बीजेपी नहीं रहेगा या फिर कोई भी नहीं रहेगा इस तरह के दल, तो चुनाव कैसे होगा आप ही बताइए, नहीं ना हो पाएगा। तो वही चुनते हैं, एक आदमी को उठाते हैं और उसी के प्रति मतलब कि चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है। देखिए, प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है कि देश के शासन में जनता के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए, और इस बात को राजनीतिक दलों द्वारा ही संभव बनाया जाता है। दलों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उसी के द्वारा सारे समाज को सुविधाएं मिल पाती, नहीं तो नहीं मिल पाती, ठीक है। अगला देखिए, राजनीतिक दल सरकार के निर्माण तथा संचालन के लिए आवश्यक है। तो सरकार के निर्माण और संचालन के लिए भी आवश्यक है। निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों के आधार पर ही निर्माण करना संभव होता है। और अगला देखिए, और यह बात संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार के शासन व्यवस्थाओं के संबंध में नितांत सत्य है। ठीक है, संसदात्मक कहाँ है? भारत में। अध्यक्षात्मक कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तरफ, यानी या अमेरिका कह सकते हैं, ठीक है, उधर है। राजनीतिक दलों के अभाव में व्यवस्थापिका के सदस्य अपनी अपनी डफली अपना राग की प्रवृत्ति को अपना लेंगे और सरकार का निर्माण असंभव हो जाएगा। न केवल सरकार के निर्माण बल्कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध में भी स्थापित कर राजनीतिक दल सरकार के संचालन को भी संभव बनाते हैं। ये राजनीतिक दल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए आगे का, राजनीतिक दल शासन व्यवस्था को मर्यादित रखते हैं। प्रजातंत्र आवश्यक रूप से सीमित शासन होता है, लेकिन यदि प्रभावशाली विरोधी दल का अस्तित्व न हो तो प्रजातंत्र असीमित शासन में बदल जाता है। इसमें और रेस्टोरेंट से देखिए, यदि बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल शासन सत्ता के संचालन का कार्य करता है तो विरोधी दल के रूप में कार्य करते हुए राजनीतिक दल शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। इस दृष्टि से यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक दूसरे की होड़ में सोचते कि वो मेरे से बढ़िया करेगा, उससे बढ़िया हमको करना है, तभी ना फिर से चुनाव होगा, तभी तो हमको चुनेगा कोई, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक दूसरे से बढ़िया करने के होड़ में देश का बढ़िया करते हैं, ठीक है। तो ये राजनीतिक दल का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, राज्य की उत्पत्ति और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन। डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट। इसको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। एक बार में तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि किताबी भाषा है और आप लोग को समझना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को ज़रूरत है समझना। आप लोग का जो करेक्ट एक्यूरेट आंसर है वो यहीं पर है, ठीक है। बाकी कोई कुछ बताए, आप लोग का सही आंसर यहीं पर है। इसको जिस तरह से आप लोग तैयारी कर पाइएगा करना है। देखिए क्या है, राजनीति विज्ञान का प्रमुख और महत्वपूर्ण विषय है। राज्य की उत्पत्ति का प्रश्न सदैव से विवादित रहा है। अनेक विचारकों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत बताए गए हैं। इनमें देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वाधिक प्राचीन तथा राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत सर्वाधिक तर्कपूर्ण एवं सही माना जाता है। हम राज्य की उत्पत्ति, स्रोत एवं समय को नहीं जानते। कैसे जानेंगे? अभी पता ही नहीं जान पाएगा, कोई भी नहीं जान पाएगा। राज्य का एक्यूरेट टाइम को नहीं बता सकता, करेक्ट टाइम कि इसी टाइम से राज्य का उत्पत्ति हुआ है। सो ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत बताया जा रहा है कि देवियों के समय में ही राज्य का उत्पत्ति हो गया था, इस तरह से, ठीक है। इसके बारे में और आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए और बोला जा रहा है, प्राचीन तथा राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत सर्वाधिक तर्कपूर्ण सही माना जाता है। विकासवादी सिद्धांत यानी कि विकास करते करते राज्य का उत्पत्ति हो गया, इस तरह से। हम राज्य की उत्पत्ति, स्रोत एवं समय को नहीं जानते। स्रोत को भी नहीं जानते हैं कि किस स्रोत से पता चलेगा, और समय को भी नहीं जानते हैं। गिल क्राइस्ट का कहना है कि राजनीतिक चेतना के उदय से, राजनीतिक जो चेतना थी उसी के उदय से संबंधित परिस्थितियों के विषय में हमें कम या कदाचित ज्ञान नहीं है। जहाँ इतिहास असफल हो जाता है वहाँ हम कल्पना का आश्रय लेते हैं। जहाँ इतिहास खत्म हो जाता है तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, कल्पना का आश्रय लेते हैं कि हाँ जो सोच सकते हैं वही सही हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, राज्य की उत्पत्ति राजनीतिक विज्ञान की एक अनसुलझी गुत्थी है। जो राज्य की उत्पत्ति है राजनीतिक विज्ञान की एक अनसुलझी गुत्थी है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इस विषय में लेखकों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लेखक इसे मनुष्य में निहित राजनीतिक चेतना का परिणाम मानते हैं। गार्नर के अनुसार वे परिस्थितियां जिनमें मानव में प्रथमतः राजनीतिक चेतना का अनुभव किया और उससे प्रेरित होकर राजनीतिक संगठन के अधीन होते हुए राज्य की उत्पत्ति की ओर आगे बढ़े। इतिहास के कालखंडों में हुई घटनाओं और परिस्थितियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए। तो जो मानव की चेतना जो बढ़ती गई और वो जिस प्रकार से मतलब आपने सोचे या फिर जिस प्रकार की उनकी चेतना प्रकट हुई उसी प्रकार से वो लिखते चले गए, ठीक है।
देखिए राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। देवी सिद्धांत क्या है उसके बारे में पहले देखिए, ठीक है। ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में देवी सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं वरना ईश्वर द्वारा स्थापित एक देवी संस्था है। उनका कहना है कि ये मानव के द्वारा नहीं हुआ, ये देवी के द्वारा स्थापित एक संस्था है, ठीक है। ईश्वर या तो यह कार्य स्वयं ही करता है या इस संबंध में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्ति करता है। उनका कहना है कि ईश्वर ये काम खुद ही किया या फिर किसी को नियुक्त किया। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है और राजा की आज्ञाओं का पालन प्रजा का परम पवित्र धार्मिक कर्तव्य है, ठीक है। तो अगला देखिए, विविध धार्मिक धर्म ग्रंथों में राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का समर्थन किया गया। यहूदी धर्म के प्रसिद्ध पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। इस्लाम, यहूदियों और बाइबिल में भी देवी सिद्धांत का समर्थन किया गया। महाभारत, मनुस्मृति आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यह प्रतिपादित किया गया कि राजा का निर्माण इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश को लेकर हुआ है और राजा मनुष्य के रूप में एक महती देवता होता है। उनका कहना है कि जो राजा का जो उत्पत्ति हुआ था सो देवियों से, मतलब देवीय शक्तियों से हुआ है, ठीक है। उनमें सभी का वास होता है, वो देवता के समान होते हैं, इस तरह से। इस सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन 17वीं शताब्दी के स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में किया गया है। उसका प्रसिद्ध वाक्य है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। इसके बाद रॉबर्ट फिल्मर और बूजे के द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया। अगला देखिए, देवी सिद्धांत, देवी उत्पत्ति सिद्धांत के आधारभूत सिद्धांत। राजा की शक्ति का जन्म ईश्वर के द्वारा हुआ है। ईश्वर ही राजाओं को शक्ति प्रदान करता है। अगला राज्य मानवीय कृति नहीं है वरना ईश्वरीय सृष्टि है। ये मानवीय कृति नहीं है, ईश्वर की सृष्टि है, ठीक है। जिस प्रकार से ईश्वर जो करता है वह अपनी सृष्टि के लिए करता है, उसी प्रकार राजा को के समस्त कार्य प्रजा के हित के लिए ही होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, तो राज सत्ता पैतृक होती है। तो देखो कि उसका बेटा जैसे कि वो बना राजा, फिर उसका बेटा बना, इस तरह से पिता के बाद पुत्र उसका अधिकारी होता है। उसी तरह राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी ना होकर ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। तो राजा जो है सो प्रजा के प्रति ना होकर ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। अगला देखिए आलोचना। राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत लंबे समय तक प्रचलित रहा, किंतु आज के वैज्ञानिक और प्रगतिशील संसार में इसे स्वीकार कर दिया गया है। आज के दिन भी इसको स्वीकार कर दिया गया, ठीक है। वास्तव सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही आधारों पर यह सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। मतलब कि ये त्रुटिपूर्ण है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, इसके बारे में स्पेशल डेट तो नहीं मिला ना। यह सिद्धांत तर्क या प्रमाणों पर आधारित नहीं है। ये जो है सो तर्क या फिर प्रमाणों पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। देखिए राज्य एक मानवीय संस्था है ना कि देवी संस्था। यह सिद्धांत निरंकुश शासन को जन्म देने वाला है। निरंकुश शासन मतलब जो राजा करेगा वही करेगा, इस तरह से। यह सिद्धांत तर्कवाद के विरुद्ध अंधविश्वास पर आधारित है, बिल्कुल है। यह सिद्धांत रूढ़िवाद आडंबर पर बल देता है, वो भी है। यह सिद्धांत पूर्णतः अवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, अवैज्ञानिक ही है। तो इसके महत्व के बारे में देखेंगे, जैसे कि देखिए महत्व। प्रारंभिक काल में जब मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक अंग को धर्म से संबंध समझता था तो यह सिद्धांत अत्यंत मूल्यवान सिद्ध होता था। राज्य की देवी संस्था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताकर इस सिद्धांत ने प्रारंभिक व्यक्ति को राजभक्ति के आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। इस सिद्धांत के द्वारा एक व्यवस्थित जीवन की नींव रखी गई। यह सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था की नीति के आधार पर जोर देता है, ठीक है। अगला देखिए राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक एकमात्र सत्तात्मक सिद्धांत। अस्तु हेनरी मैनलीकॉक आदि की राय में राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई। पारिवारिक परिवेश में आज्ञा पालन सत्ता आदि के रूप में देखा जा सकता है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार और ग्रामों का समुदाय है जिसका लक्ष्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन है। अरस्तु के अनुसार जब अनेक परिवार संयुक्त हो जाते हैं तो ग्राम आत्मनिर्भर जीवन हो जाता है। अरस्तु के अनुसार जब अनेक परिवार संयुक्त हो जाते हैं तो ग्राम का निर्माण होता है। ग्राम से ही राज्य उत्पत्ति होती है, उनका कहना ये है, ठीक है। देखिए उनका बोलना है कि मतलब एक परिवार पूरा दूसरे परिवार से मिल जाता है, फिर तीसरा परिवार मिल, इस तरह से गांव का निर्माण होता है। गांव मिलकर इस तरह से करके राज्य का निर्माण होता है, उनका कहना ये है, जॉन मैनलीकॉक का, ठीक है। अगला देखिए क्या है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत क्या बोलता है। इस सिद्धांत का उल्लेख हमें यूनान, रोम और यहूदियों के प्राचीन इतिहास में देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हेनरी मैन है। यहूदियों की धार्मिक पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल, रोम और भारत में यह सिद्धांत देखने को मिलता है। हेनरी मैन के अनुसार प्राचीन
समाज परिवारों का समूह था और उस परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था। पहला परिवार पुरुष, उसकी स्त्री और बच्चे थे। धीरे धीरे परिवारों की संख्या में वृद्धि होती गई। अंत परिवारों पर मूल परिवार का मुखिया का अधिकार बना रहा, उसके उत्तराधिकारी का भी इन परिवारों पर नियंत्रण बना रहा। धीरे धीरे पितृ प्रधान और परिवार का विकास हुआ। परिवार से गोत्र और गोत्र से कबीलों का निर्माण हुआ और कबीलों से राज्य की उत्पत्ति हुई। कबीले का सबसे वृद्ध व्यक्ति मुखिया का चुनाव करता था। लीकोक ने परिवार से राज्य के विकास को इस प्रकार व्यक्त किया। पहले एक गृहस्थी, उसके बाद एक पितृ प्रधान और परिवार, उसके पश्चात एक वंश के लोगों का कबीला और अंत में एक राष्ट्र। ठीक है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत थे। परिवार का पैट्रियार्क मुखिया पुरुष था। परिवार की वंश परंपरा पिता से चलती थी। और आगे देखिए क्या है। और परिवार में विवाह प्रथा स्थायी थी। कहीं बहुपत्नी, कहीं पर एकल पत्नी प्रथा थी। रक्त संबंध परिवार के सदस्यों की एकता के मुख्य सूत्र था। परिवार में मुखिया की शक्तियां निरपेक्ष थी। राज्य के विकास आधार पितृ प्रधान व्यवस्था थी। पितृसत्तात्मक सिद्धांत की आलोचना की इनके आधार, तो इनका कुछ आलोचना भी हुआ। आलोचना तो होना तय ही था। यह व्यवस्था पूरे विश्व में विद्यमान नहीं थी। एशिया और ऑस्ट्रेलिया में तो मातृ प्रधान व्यवस्था के उदाहरण मिलते हैं। अगला देखिए, मॉर्गन, मैक्सवेल आदि के अनुसार प्रारंभिक सामाजिक इकाई कबीला थी। कबीला टूटने पर गोत्र और गोत्र से परिवार का निर्माण हुआ। इनके अनुसार वंश स्त्री से चलता था, पुरुष से नहीं। अत्यंत सरल, यह एक सरल सिद्धांत है, जबकि राज्य की उत्पत्ति जटिल विकास का परिणाम है। इसमें अनेक छोटे और बड़े तत्वों का योगदान है। ठीक है, आगे देखिए। यह सिद्धांत राजनीतिक कम और समाजशास्त्रीय अधिक लगता है महत्व। इन सभी आलोचनाओं के बाद भी यह कहना निरर्थक है कि इसमें सत्य का कोई अंश नहीं। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत भी इस बात को स्वीकार करता है कि राज्य के विकास में रक्त संबंध का अधिक महत्व रहा है। समाज में परिवार संगठन एकता की प्रमुख इकाई थी। ठीक है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत भी दिया। इसके अलावा और दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, फिर इसका आलोचना क्या क्या हुआ, फिर महत्व के बारे में। देखिए, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत क्या था। शक्ति सिद्धांत देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है। राज्य का उदय शक्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ। दूसरे शब्दों में युद्ध राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण था। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसका कुछ स्पेशल विशेषताएं भी लिखा हुआ है। ठीक है, विशेषता भी आप लोग को पढ़ लेना। आलोचना भी लिखा हुआ है, आलोचना को भी पढ़ लेना। तो आगे देखते हैं आगे क्या है, नहीं तो सारा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अगला देखिए क्या है, तो गांव वगैरह राज्य के तत्व के बारे में लिखना, जैसे सामाजिक प्रवृत्ति, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियां, शक्ति, धर्म और राज्य उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की समीक्षा देख लेते हैं क्या है। यह माना हुआ तथ्य है कि आधुनिक युग में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत तार्किक दृष्टि से उत्तम है। यह सिद्धांत सिद्ध कर देता है कि राज्य न तो शक्ति की उपज है और न ईश्वर ने बनाया। यह सिद्धांत सामाजिक समझौते की तरह काल्पनिक भी नहीं है। इसके सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की सामाजिकता व सहयोग की स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम है। तो ये बोलता है कौन, तो ये कौन बोलता है, देखिए, विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, अगला है, इसमें बहुत ही विशेषता वगैरह भी दिया हुआ है। इसको आप लोग को भी लिखना है, प्रकार के बारे में भी लिखना है। तो आगे जो है सो ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। उदारवादी दृष्टिकोण में दो सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और जिसका प्रतिपादन हॉब्स वगैरह करता है। ठीक है, देखिए, तो ये बाकी आप लोग को देख लेना फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को और स्पेशल कुछ बता देते हैं ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरा पीडीएफ में देखिए, जैसे कि ये CSR का स्पेशल है जो आप लोग को 99 रुपीज़ में अवेलेबल करवाए थे हम। ठीक है, उसी का है। देखिए क्या कुछ दिया हुआ इसमें, कोर्स ऑफ स्टडी के बारे में दिया हुआ इसमें, राजनीति क्या है, फिर राजनीति के समझ के विविध उपागम कौन कौन से, राज्य उद्भव और विकास राष्ट्र से कैसे अलग है, संप्रभुता, एकलवाद और बहुलवाद हो गया, प्रजातंत्र के बारे में हो गया, संविधान और संविधानवाद हो गया, अधिकार और न्याय हो गया। इसके अलावा देखिए व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक जो है सो एक समूह है। राजनीति क्या है,
दो शब्दों का एक समूह। राज प्रश्न, राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहते हैं जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर, सार्वजनिक जीवन स्तर को ऊंचा करना राजनीति है। नागरिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष प्रकार का सिद्धांत व्यवहार राजनीति पॉलिटिक्स कहलाती है। अधिक संकीर्ण रूप से कहें तो शासन में पद प्राप्त करना तथा सरकारी पद का उपयोग करना राजनीति है। तो ये सारा कुछ है, जिनके पास ये पीडीएफ होगा वो आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी पीडीएफ, बहुत सारे पीडीएफ हैं चैप्टर वाइज। विविध उपागम के बारे में भी है, जैसे कि दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, कानूनी उपागम, संस्थात्मक उपागम, प्रयोगात्मक उपागम, पर्यवेक्षात्मक उपागम, तुलनात्मक उपागम। तो ये सारा राजनीति के उपागम है, पूरा डिटेल से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को ये भी पढ़ लेना बढ़िया से। आप लोग नहीं जुड़े हैं प्राइवेट ग्रुप में तो वहाँ जुड़ के आराम से पढ़िए एकदम। तो ये भी बहुत ही बढ़िया से लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग के लिए बना है। और भी चैप्टर वाइज इस तरह से सारा का है। फिर देख सकते हैं राज्य के उद्भव और विकास, राज्य राष्ट्र से कैसे अलग है इसके बारे में। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हो गया, इसके बारे में अभी बताएं। देखिए, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत, फिर आनुवांशिक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, तो ये सारा के बारे में भी हम लिखाए हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीका से लिखा है इसमें, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज्वाइन किए थे उनके लिए तो वो बढ़िया से ही तैयारी किए होंगे, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न से। देखिए संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत, फिर राष्ट्रीय का संप्रभुता सिद्धांत। देखिए क्या है अद्वैतवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, मोनिस्टिक थ्योरी एंड प्लूरलिस्टिक थ्योरी। तो ये सारा कुछ आप लोग को भी पढ़ लेना बढ़िया से एकदम। अर्थात व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो अद्वैतवाद या एकलवाद वह सिद्धांत है जो केवल एक ही सर्वशक्तिमान सत्ता के अस्तित्व में विश्वास करता है, जिसकी शक्ति अखंड। बहुत ही बढ़िया तरीका से लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ सकते हैं चाहे तो। फिर इसके बारे में देखिए क्या है, जॉन ऑस्टिन के बारे में पूरा लिखा हुआ है। इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध विद्वता था। प्रारंभ में सेना में अपनी सेवा देने के बाद उसने वकालत प्रारंभ की। इस तरह से सारा कुछ, ठीक है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं, संप्रभुता किसी अन्य सत्ता की आज्ञा पालन हेतु बाध्य नहीं है। इस तरह से सारा कुछ दिया हुआ है। तो इसमें बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा है। दो ये हो गया आप लोग का क्लियर। आगे देखते हैं अब प्रजातंत्र के अर्थ, विशेषताएं, प्रकार और आवश्यक शर्तों के बारे में भी लिखा हुआ है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से लिखा हुआ है। देखिए प्रजातंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। इसके बारे में अभी हम बताए थे कुछ टाइम पहले, ठीक। उसके बारे में लिखा हुआ है, इसकी विशेषताओं के बारे में लिखा हुआ है। फिर तो ये सारा कुछ है इसमें। देखिए प्रजातंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तों के बारे में, प्रजातांत्रिक आस्था, जन जागरूकता, फिर हो गया जनता का आदर्श चरित्र, फिर शिक्षा का प्रसार, सामाजिक और आर्थिक समता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, स्वच्छ स्वस्थ एवं सच्चा लोकमत, राजनीतिक दल, स्थानीय स्वराज, शांति एवं सुरक्षा, कानून का शासन, राष्ट्रीय एकता की भावना, सहिष्णुता की भावना, नागरिक स्वतंत्रता का वातावरण, आकाशवाणी की स्वतंत्रता, निष्पक्षता। तो ये सारा कुछ आप लोग को इसके अंदर पढ़ना था, ठीक है। और से संविधान और संविधानवाद के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ बढ़िया तरीका से, तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो किसी भी देश या राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है, और संविधान के द्वारा किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था में उन नियमों व सिद्धांतों को लागू किया जाता है। वहीं संविधानवाद की तरह उन मूल्यों व आकांक्षाओं को सुरक्षित रखा जाए जिसके लिए संविधान को अपनाया गया है। और संविधान किसे कहते हैं? संविधान एक बुनियादी नियमों और सिद्धांतों को समूह को कहते हैं जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। भारतीय संविधान के बारे में पहली बैठक, सेकेंड बैठक वगैरह इसके बारे में भी आ सकता है, ठीक है। संविधान सभा के बारे में आ सकता है, संविधान के निर्माण के बारे में आ सकता है, और प्रस्तावना के बारे में कुछ दे सकता है। संविधानवाद का अर्थ पूछा जा सकता है। फिर देखिए संवैधानिक सरकार क्या है, तो ये सारा कुछ पूरा डिटेल से हम बताया, ठीक है। जो फिर अंतर देखिए, अंतर भी दोनों में बताया है, संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या है। तो बहुत ही बढ़िया तरीका से नोट्स वगैरह हम बनाए थे, ठीक है। फिर अधिकार और न्याय के बारे में भी है, तो न्याय के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और इसका जो है सो न्याय के बारे में सबको पता है, सब लोग लिख देगा तो नंबर थोड़ी ना मिलेगा। आप लोग को कुछ ऐसा लिखना है ना, जैसे कि कौन सा राजनीतिज्ञ क्या बोला है, लॉस्की के अनुसार, TH ग्रीन के अनुसार, बेनी प्रसाद ने क्या कहा, तो ये सारा कुछ भी आप लोग को लिखना है। तो इसके अनुसार आप लोग को मिलेंगे मार्क्स, ठीक है। तो ये भी हम बता चुके हैं, ठीक है।
फिर इसमें से हम स्पेशली बताएं राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो बहुत ही बढ़िया भाषा में दिया हुआ है इसकी विशेषता के बारे में, दबाव समूह के बारे में, फिर राजनीतिक दलों के बारे में, देखिए दोनों के बीच अंतर क्या है उसके बारे में भी हम लिखा दिए, निष्कर्ष के बारे में भी लिखा दिए। तो यही सारा पॉइंट था जिसके लिए आप लोग को मतलब जो पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स आप लोग को पढ़ने थे, ठीक है। इससे बाहर आप लोग को एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। जितना भी हम बताए हैं, जिस तरह से भी बताएं, तो वो सारा आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से कर लीजिएगा, तो आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया से ही जाएगा, ठीक है। और लिखना बढ़िया से है, ऐसा नहीं करना लगे कि हाँ पढ़ के आए हैं, ऐसा लिखना, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो इस प्रकार की वीडियोज़ आप लोग को मिलते ही रहेंगे हमेशा। और बहुत सारे मिलने अभी बाकी हैं, ठीक है। जैसे कॉमन कोर्सेज का एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो उसका भी वीडियो आएगा, मास्टर वीडियो आएगा। और उसके साथ ही सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना सारा अभी सेमेस्टर, तो सारे में आएंगे वीडियो, बहुत ही बढ़िया से आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक वगैरह करते रहिए, मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है, कि हाँ इस वीडियो आप लोग को पसंद आया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।